देखते हैं कि यूरी अपने घर जाती है और अपने खाली घर को देखकर उसे अपनी दादी और वूयोन की याद आने लगती है। वूयोन उसकी दादी और यूरी के लिए नूडल्स बनाता है और वो नूडल्स उन्हें काफ़ी पसंद आते हैं। फिर सीन प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि काका टोटो के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि तुम यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करते, बस इधर उधर घूमते रहते हो। तो टोटो से कहते हैं कि मैं तुमसे तो ज़्यादा ही काम कर लेता हूँ, और इसी काम को लेकर उन दोनों की वहाँ पर बहस हो जाती है। और काका टोटो कहता है कि तुम अपने माँ बाप की एक बिगड़ी हुई औलाद हो और मैं एक बार तुम्हारे माँ बाप से ज़रूर मिलना चाहूँगा। ये सुनकर उन दोनों की और ज़्यादा बहस हो जाती है और वह दोनों एक दूसरे के बाल पकड़ लेते हैं। और तभी वहाँ पर लेडी आंटी भी आ जाती है। वो उन दोनों को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर यूरी भी आ जाती है और यूरी भी उनकी फ़ाइट रुकवाने की कोशिश करती है। फिर हम देखते हैं कि वह सभी पहले की तरह साथ में बैठकर डिनर करने लगते हैं, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो आंटी वहाँ पर डांस करने लगती है और डांस करने के बाद वो आकर फिर से अपनी सीट पर बैठ जाती है। और फिर वो उन सभी को कहने लगती है कि मैं पहले बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और मैं खुद की खुशी ढूंढने के लिए हवाई चली गई थी। ये सुनकर काका कहता है कि मतलब कि तुमने अपना परिवार छोड़ दिया। तो आंटी कहती है कि उस परिवार में मेरा सिर्फ दम घुटता था और वो मुझे अच्छे से ट्रीट भी नहीं करते थे। तो टोटो कहता है कि तुम्हारा तो फिर भी सही है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे छोड़ ही दिया था और मेरी परवरिश मेरे रिलेटिव्स ने मिलकर की है। तो काका कहता है कि इसीलिए तुम एक बिगड़ी हुई औलाद हो। ये सुनकर यूरी कहती है कि लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, तुम तीनों पहले की तरह अब साथ में ही फैमिली की तरह रह रहे हो। ये सुनकर वो तीनों हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम सचमुच की फैमिली है। ये सुनकर यूरी चौंक जाती है और वो कहती है कि क्या तुम फैमिली नहीं हो। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम रियल फैमिली नहीं है, हम बस फैमिली होने का एक्ट कर रहे हैं। और वो यूरी को कहते हैं कि क्या तुम्हें इस कैफ़े के बारे में कुछ भी नहीं पता। यूरी कहती है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैंने बस इस कैफ़े के बारे में सुना था और मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आ गई। ये सुनकर टोटो कहता है कि पापा की ईमेल में लिखा हुआ था कि यहाँ पर एक पार्ट टाइमर आने वाला है, तो मुझे लगा कि तुम्हारा इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है। तो यूरी कहती है कि ये पापा कौन है। तो आंटी उसे बताती है कि इस कैफ़े का ओनर फिनलैंड पापा है, लेकिन उसने आज तक अपना फेस किसी को भी नहीं दिखाया है। यहाँ पर जितने भी काम होते हैं वो सिर्फ ईमेल के थ्रू होते हैं। और वो आंटी कहती है कि मैं भी पापा का फेस देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो काका कहते हैं कि वो कभी भी सामने नहीं आते, लेकिन वो हमेशा कैमरास के थ्रू हमारे ऊपर नज़र रखे हुए हैं। और काका कहता है कि इस कैफ़े का सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो 10 फैमिली हार्मोनी रूल्स बनाए हुए हैं मुझे वो पसंद नहीं है। फिर वो यूरी को उन रूल्स की लिस्ट दिखाते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर यही रूल होता है कि वो सभी रात का डिनर एक साथ करेंगे। ये देखकर यूरी कहती है कि इसकी वजह से तुम सभी रात का डिनर एक साथ करते हो, चाहे फिर तुम कितना ही लड़ते ही क्यों ना हो। और सेकंड रूल में लिखा होता है कि अगर कोई यहाँ पर रोता है तो हमें उसकी कहानी सुननी पड़ेगी और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो यूरी कहती है कि मतलब कि इस रूल की वजह से तुमने मेरी कहानी सुनी है। तो टोटो कहता है कि हाँ, और इसकी वजह से हमें बोनस पॉइंट भी मिले हैं। और वो उसे बताता है कि अगर यहाँ पर अच्छा काम किया जाए तो हमें बोनस पॉइंट मिलते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ के रूल्स फॉलो नहीं करें तो हमारी सैलरी काट दी जाती है। और वो कहता है कि लेकिन इस मंथ तुम्हारी वजह से हमारी सैलरी काफ़ी अच्छी आने वाली है। तो यूरी खुद में ही सोचती है कि चलो, इसका फर्स्ट रूल तो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि हम रात का डिनर एक साथ करेंगे, और यही देखने के बाद मैं इस कैफ़े में आई थी। और तभी यूरी अपने पास्ट को याद करने लगती है और हमें उनका पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर वूयोन और यूरी ने भी यही रूल बनाया हुआ था कि वो दोनों चाहे कितना भी क्यों ना लड़े, लेकिन वो खाना साथ ही खाएंगे। और वूयोन यूरी को कह रहा होता है कि आज तुम स्कूल में मुझे छोड़कर क्यों आ गई। तो यूरी उसे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम उस स्कूल वाली लड़की के साथ डेट पर जाने वाले हो। तो वूयोन कहता है कि क्या तुम नहीं चाहती कि मैं डेट पर जाऊँ। तो यूरी कहती है कि नहीं। उसके बाद यूरी एक टिश्यू पेपर से अपना नोज़ क्लीन करती है, लेकिन कुछ टिश्यू पेपर उसके फेस पर ही रह जाता है, जिसे देखकर वूयोन हंसने लगता है। और तभी वहाँ पर उसकी दादी आती है और वो भी यूरी को फेस को देखकर हंसने लगती है। तो यूरी कहती है कि तुम मेरे ऊपर हंस क्यों रहे हो। उसके बाद वूयोन यूरी का फेस क्लीन करता है और उससे कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती कि मैं डेट पर जाऊँ तो मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जो तुम्हें पसंद ना हो। और ये सुनकर यूरी की दादी भी स्माइल करने लगती है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और यूरी कैफ़े के कैमरे के सामने खड़ी होकर कह रही होती है कि पापा, क्या आप मुझे जानते हो, और इसी वजह से कि आपने मुझे यहाँ पर पार्ट टाइम में रखा है। और वो कहती है कि मैं आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ।
वहीं हम देखते हैं कि वो कैफ़े का ओनर उस कैमरा में यूरी को देख रहा होता है और तभी वहाँ पर काका आता है और वो अच्छी सी जगह ढूंढकर अपने पैसे छुपाने लगता है। टोटो और आंटी भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो काका को कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो काका कहता है कि मैं एक क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्टर हूँ, इसलिए मैं अपने पैसे बैंक में जमा नहीं करवा सकता। तो आंटी उसे कहती है कि तुम्हें ये पैसे अपने बेटे को दे देने चाहिए। तो काका कहता है कि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने बेटे के पास कैसे जाऊँ, मुझे नहीं लगता कि वो मेरी शक्ल भी देखना चाहेगा, क्योंकि मैंने आज तक उसके लिए कुछ भी नहीं किया है। ये सुनकर यूरी कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत याद करता होगा और तुम्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। और वो कहती है कि मेरे पापा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही सोचा करते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सुनने के बाद काका अपने बेटे से मिलने के लिए जाता है और हमें पता चलता है कि उसका बेटा हॉस्पिटल में होता है। तो काका की वाइफ उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैं तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहती थी, वो तो जरा डोंग वुक तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल की थी। तो काका अपनी वाइफ को कुछ पैसे देता है और वो पैसे देकर उसकी वाइफ कहती है कि क्या तुमने फिर से जुआ खेला है। तो काका कहता है कि नहीं, मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया है, मैंने ये पैसे काम करके कमाए हैं। ये सुनकर उसकी वाइफ रोने लगती है और वो कहती है कि अगर तुम पहले से ही ऐसे होते तो आज हमें ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। और तभी उसके बेटे को होश आ जाती है और अपने फादर को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर काका वापस जाकर उन्हें बताता है कि मेरे बेटे के पास सिर्फ जीने के लिए 2 ही महीने रह गए हैं और मेरा बेटा क्रिसमस डे पर एक गिफ्ट चाहता है, लेकिन आज तक मैं उसे कभी कोई गिफ्ट दे ही नहीं पाया। तो आंटी कहती है कि तुम्हारे पास उसे ये गिफ्ट देने के लिए अब अच्छा मौका है। और काका बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा बेटा दिसंबर तक जी पाएगा। तो यूरी कहती है कि तुम कुछ भी गलत मत सोचो और वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा बेटा बहुत ज़्यादा खुश होगा। और वो कहती है कि तुम्हारे बेटे को तो तुम्हें एक बार गले लगाने का मौका तो मिला, लेकिन मुझे तो आज तक अपने पापा को गले लगाने का मौका भी नहीं मिला है। उसके बाद यूरी घर जाती है और वहाँ जाकर अपनी दादी का सारा सामान पैक करके एक साइड रख देती है और वो वहाँ पर बैठकर सोचने लगती है कि आखिर ये पापा है कौन। और अगले दिन वो अपने फ्रेंड योंगजुन के पास जाती है और वो उसे कहती है कि कहीं तुम भी फिनलैंड पापा के ओनर तो नहीं हो, क्योंकि तुम ही हो जो कोई मुझे अच्छे तरीके से जानता है, बाकी तो यहाँ पर कोई मुझे जानता भी नहीं है। तो योंगजुन कहता है कि नहीं, मैं वो ओनर नहीं हूँ। तो यूरी कहती है कि अगर वो तुम नहीं हो तो आखिर वो है कौन। तो योंगजुन उसे कहता है कि चाहे वो कोई भी हो, लेकिन तुम्हें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि यूरी उसी कैफ़े ओनर का पता लगाने के लिए एक रेस्टोरेंट जाती है। तो वहाँ का शेफ़ उसे कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ। तो यूरी उसे कहती है कि तुम्हारी तरह मैं एक अच्छा शेफ़ बनना चाहती हूँ। उसके बाद शेफ़ उसे अपनी डिश टेस्ट करवाता है। तो यूरी उसे टेस्ट करके कहती है कि क्या तुम्हें फिनलैंड पसंद है। तो शेफ़ कहता है कि मैं एक इटालियन शेफ़ हूँ, तो मुझे फिनलैंड क्यों पसंद आएगा। फिर हम देखते हैं कि फिनलैंड पापा कैफ़े में कुछ सामान डिलीवर होता है। तो वो डिलीवरी मैन यूरी को कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि किस कंट्री में पॉपुलेशन के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कंज्यूम की जाती है। तो यूरी कहती है कि अमेरिका। तो वो कहता है कि नहीं, फिनलैंड। और वो कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं। तो यूरी कहती है कि क्या आप फिनलैंड गए हो। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर यूरी टोटो और काका को बताती है कि मुझे लगता है कि बोंगू यानी कि वही डिलीवरी मैन इस कैफ़े का ओनर है और उसने कहा है कि वो फिनलैंड भी गया है, मतलब कि उसे फिनलैंड पसंद है। तो टोटो कहता है कि तुम उसकी बातों में मत आओ, वो तो पागल है और कुछ भी बोल देता है। और तभी वहाँ पर टोटो के रियल पेरेंट्स आ जाते हैं और उनके साथ उनकी एक बेटी भी होती है, जिसे देखकर टोटो को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर जाकर गाड़ी के साथ तोड़ फोड़ करने लगता है। तो उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और वो टोटो कहते हैं कि हमने तुम्हें बहुत बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तुमने हमारा फ़ोन कभी उठाया ही नहीं। तो टोटो कहता है कि मैंने तुम्हारा नंबर ब्लॉक किया हुआ था और मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता था। तो उसकी मॉम कहती है कि हम तुम्हें वापस लेकर जाना चाहते थे और हम तुम्हें लेने के लिए आए भी थे, लेकिन तुम हमसे बात ही नहीं करना चाहते थे और तुम्हारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो हमें बाकी लोगों ने कहा कि अगर हम अचानक से तुमसे मिलते हैं तो तुम्हारी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो टोटो कहता है कि अब इसका कोई भी मतलब नहीं है। तो उसका पापा कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, हम एक साथ रह सकते हैं। तो टोटो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि अब मैं पहले की तरह नहीं हूँ।
और वो अपनी बहन को देखकर कहता है कि तुम बहुत लक्की हो कि तुम्हारे पास पेरेंट्स हैं। और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसकी सिस्टर उसे रोक लेती है और वो उसे एक ब्रेसलेट देती है। उसके बाद टोटो अकेला एक नदी के किनारे बैठा होता है और वो काफ़ी सैड होता है। तो उसे काका का फ़ोन आता है और वो उसे कहता है कि डिनर का टाइम हो गया है। तो टोटो उसे कहता है कि मुझे भूख नहीं है। तो काका कहता है कि तुम्हें रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। उसके बाद टोटो डिनर के लिए चला जाता है और तभी वो देखता है कि वहाँ पर उन्होंने उसकी फेवरेट डिशेस बनाई होती है, जिसे देखकर टोटो इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगता है। तो आंटी कहती है कि मैंने तो तुम्हें रोते हुए पहली बार देखा है। तो टोटो कहता है कि मैं रोना नहीं चाहता, लेकिन मुझे उन्हें देखकर रोना आ गया। और वो कहता है कि मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहता था, लेकिन उन्हें देखकर मुझे हमेशा गुस्सा आ जाता था। तो काका कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हमें पास्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूरी अपने रूम में बैठी होती है और अपनी खिड़की से बाहर देखती है तो बहुत ज़्यादा बारिश लगी होती है और वो यून बारिश में नीचे खड़ा होता है और वह नीचे यूरी का वेट कर रहा होता है। तभी दादी यूरी के पास आती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें वूयोन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें वूयोन की कोई भी गलती नहीं है। तो यूरी उसे कहती है कि बेशक वूयोन की गलती नहीं है, लेकिन उसके फादर की तो गलती है और उसके पापा की गलती की वजह से मैं वूयोन को भी नहीं देख पा रही हूँ। यहाँ पर उनकी किस बारे में बात हो रही थी, इसके बारे में अभी हमें नहीं बताया जाता है। उसके बाद यूरी की दादी नीचे जाती है और वो वूयोन को अम्ब्रेला देती है और उसके बाद यूरी अपने रूम के कर्टेन बंद करके सो जाती है। फिर सीन प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है और यूरी सोकर उठती है और उसके बाद वह फ्लावर लेकर फ्यूनरल हाउस पे जाती है और तभी वो अपने पापा और दादी की फ़ोटो की साइड में एक नोट देखती है। उसके बाद हमें उनकी पिकनिक का पास्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसका पापा कह रहा होता है कि चलो फिर देखते हैं कि च्युइंगम से सबसे बड़ा बैलून कौन फुलाता है। वो यून सबसे बड़ा बैलून फुलाता है। तो यूरी का फादर कहता है कि तुम हमें हराने के लिए इतने ज़्यादा उतावले हो रहे हो। और तभी यूरी के फादर वहाँ पर च्युइंगम का रैपर को देखता है। उसके ऊपर लिखा होता है कि जो भी इस च्युइंगम को एक साथ खाएगा वो एक दूसरे के रिलेशन में आ जाएंगे। और वो कहता है कि इस पे ये क्या बकवास लिखी हुई है, लेकिन वूयन उस च्युइंगम के रैपर को उठा लेता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है और यूरी देखती है कि उसके पापा और उसकी दादी की फ़ोटो की साइड में वही च्युइंगम रैपर होता है, जिसे देखकर वो खुद से ही कहती है कि क्या वूयन तुम यहाँ पर आए थे। फिर हम देखते हैं कि यूरी वापस कैफ़े जाती है और वो सभी वहाँ पर अपना अपना काम कर रहे होते हैं। काका और टोटो आपस में काम करते हुए नोक झोंक कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर यूरी कहती है कि फैमिली होने का नाटक करते करते अभी ये सचमुच की फैमिली बन चुकी है। उसके बाद आंटी उन सभी को डांस सिखाने लगती है और वो सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनका डांस ख़त्म होने के बाद कोको कहता है कि मुझे कुछ काम है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूरी और वो आंटी बाहर एक साथ लेटकर आसमान में तारे देख रहे होते हैं। तो यूरी आंटी को कहती है कि जब तुम हवाई में थी क्या तुम अकेली रहती थी। तो आंटी कहती है कि हवाई में कोई अकेले कैसे रह सकता है। तो यूरी कहती है कि मतलब कि तुम्हारा कोई लवर था। तो आंटी कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो यूरी कहती है कि तुम तो कमाल की हो। तो आंटी उसे कहती है कि जब मैं अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी और अब मुझे अलग हो जाने का कोई भी गिल्ट नहीं है। और वो कहती है कि मैं यहाँ पर बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूँ और फिर से एक बार हवाई जाना चाहती हूँ। फिर वो देखते हैं कि टोटो अपनी बहन के साथ फ़ोन पर चैट करते हुए हंस रहा होता है। तो उसकी बहन उसे कहती है कि काफ़ी टाइम हो गया, अब मैं फ़ोन रख रही हूँ और मॉम मुझे देर तक जागने के लिए डांट रही है। ये सुनने के बाद सियोंग यून यानी कि सियोंग यून टोटो का रियल नेम होता है, वो अपनी मॉम को कॉल करके कहता है कि ये यून को डांटना मत, और उसके बाद वो कॉल कट कर देता है। ये देखकर यूरी और आंटी टोटो को थम्स अप दिखाते हैं और ये देखकर टोटो स्माइल करने लगता है। उसके बाद वो सभी घर जाने लगते हैं। तो यूरी उन्हें कहती है कि मैं ये टेबल साफ़ करके घर चली जाऊंगी, अभी तुम दोनों चले जाओ। उसके बाद टोटो और आंटी वहाँ से चले जाते हैं। यूरी बाहर वो टेबल साफ़ कर रही होती है और तभी वहाँ पर कुछ गुंडे टाइप लोग आते हैं और वो यूरी को कहते हैं कि ली योंग कहाँ पर है। ली योंग काका का रियल नेम होता है। तो यूरी उसे कहती है कि ली योंग अभी यहाँ पर नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि हमने सुना है कि एक फैमिली कैफ़े है, क्या तुम ली योंग की बेटी हो। तो यूरी कहती है कि हाँ। तो वो कहते हैं कि फिर तो हमें अंदर चलकर बात करनी चाहिए। तो यूरी कहती है कि अभी हमारा कैफ़े बंद हो चुका है। उसके बाद वो यूरी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर यूरी काफ़ी घबरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैफ़े का ओनर ये सब कुछ देख रहा होता है और ये देखते ही वो यूरी को बचाने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि यूरी उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है